नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश सामना सवालों को में आज रूबरू होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सामना सवालों को में। जो सवाल हैं आज के वो सीधे सीधे जनता से भी मुखातिब हैं और प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति से भी। आप बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी वो लगातार निशाना साध रहे हैं। कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जब वो आप पर निशाना नहीं साधते। आपकी जो कैशलेस की स्कीम है मोदी सरकार की, उस पर भी उन्होंने आज ट्वीट किया है और सीधा सीधा वार आपके ऊपर है कि अमीरों को फ़ायदा पहुंचाया है, किसानों को खासकर जो देश की रीढ़ है उनको आपने टारगेट किया, उनको परेशान किया है। देखिए, ये या तो जो देश के आंकड़े हैं आर्थिक क्षेत्र के, और आज तक आज़ादी के बाद किसानों को और गरीबों को मोदी सरकार ने, चाहे वो उनका पहला कार्यकाल हो जिसमें करीब करीब 135 योजनाओं में से 95% योजनाएं देश के गरीब और किसानों को समर्पित योजनाएं रही थी। अगर योजना की मैं एक एक योजना का बखान करूंगा तो नेचुरल है कि एक समय की सीमा है, लेकिन आप सबके पास वो डेटा है। किसानों की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो किसानों की बहुत लंबी मांग, जिन्होंने 50 साल तक इस देश में राज किया, जिसकी पार्टी ने, वो नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं किया। अब वो गाल बजा रहे हैं किसानों को एमएसपी देने का, 1.5 गुना एमएसपी। और कई जगह पर, आप हरियाणा से हो, बाजरे की फसल में 1.5 गुने से भी ज़्यादा का फ़ायदा है, मक्के में 1.5 गुने से ज़्यादा का फ़ायदा है। सभी 24 क्रॉप्स को इसके अंतर्गत लेकर 1.5 गुना उसके किसान को फ़ायदा मिले। खाली गेहूं और गेहूं और धान नहीं, सभी फसलों पर फ़ायदा मिले, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की थी और किसान का इसको लाभ हुआ। फसल बीमा योजना के तहत पहले खाली फसल बीमा उसका होता था खाली जो ऋण लेता था। अब कोई भी किसान ऋण ले नहीं ले, ऋण के लिए बीमा नहीं था, पहले ऋण के लिए बीमा होता था। अभी मोदी सरकार ने ये किसान के लिए बीमा किया है और सब फसलों के लिए कोई भी किसान, और बीमा की दर, प्रीमियम की दर जो 33% तक जाती थी, उनको नियमित किया है 2%, 3%, 5% पर। तो ये जो कहना कि किसानों के खिलाफ सरकार है, ये क्योंकि इनको अब कोई विषय नहीं मिलता तो इसलिए बात ऐसी कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो किसान है वो ज़्यादातर लेन देन कैश में करता है, वो बहुत ज़्यादा डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं वो उस पर ज़्यादा ना तो पढ़ा लिखा किसान है, ना इतना जागरूक है कि वो डिजिटल इंडिया का प्रयोग करे, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का प्रयोग करे। तो उसके लिए बड़ी दिक्कतें हुई और जो नोटबंदी हुई उसका सीधी सीधी मार उसकी किसानों पर पड़ी है। नहीं, देखिए ऐसा, ये जो बात कह रहे हैं, किसान समझदार नहीं है। किसान ई मंडी को भी उपयोग करता है, ई नैम को भी उपयोग करता है, कहाँ उसका प्रोडक्ट बिक सकता है। अब किसान वो नहीं है कि आप सोच रही है कि किसान खाली उसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। और जानकार बनाना किसका काम है? जानकार बनाना सरकार का, देश का काम है। किसान को और जानकार बनाया जा रहा है। किसान की अवेयरनेस बढ़े, किसान की जानकारी बढ़े, ये तो उसका प्रोड्यूस। पहले मंडियों तक एक तरह से पाबंदी थी, अब मंडियों में सबसे पहली बार किसानों ने, सबने इसका भूरी प्रशंसा की है कि इस केंद्र सरकार की नीति की जो अभी घोषणा की है कि वो मंडियों तक वो जहाँ चाहे अपना सामान बेच सकते हैं। जिस मंडी में बेचें, खुले बाज़ार में बेचें, उनको उसकी सुविधा है और उनके प्रोड्यूस की रेट कम नहीं होगी। तो ये किसान को इतनी स्वतंत्रता ये इस सरकार ने दी है। ये है कौन सी दुनिया में? क्योंकि इन्होंने खाली इनके जो सलाहकार जो आंकड़े बता दें, जो बात बता दें, जो आलू की फैक्ट्री लगवाए, ऐसे व्यक्ति से आप किसान की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोलेंगे और कहाँ बोलेंगे। इस दृष्टि से राहुल गांधी ने इस देश में, इनकी जब सरकारें थीं, इसका इन्होंने ब्यौरा दिया है क्या? 10 साल यूपीए की सरकार थी तो जो जीडीपी
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छोड़ी, उसकी रिवर्स करके ये दे के गए थे। 8.4 पर छोड़ी, 4.8 दे के गए ये। तो ये आज तो जीडीपी और ज़्यादा नीचे आती जा रही नहीं, है। आज तो खैर अलग विशेष परिस्थिति है। आज पूरे देश की, दुनिया की परिस्थिति अलग है। उसके बावजूद आज से पहले, मतलब कोरोना पीरियड से पहले, भारत की क्योंकि ये विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है, तो एक दूसरे से सरोकार नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है, चल ही नहीं सकता। मतलब पूरी दुनिया में असर है, तो उसका भारत में दुनिया असर देखने के को मिल रहा है। सापेक्ष देखेंगे तो कोरोना पीरियड से पहले भारत की जो स्थिति थी और कोरोना पीरियड में भारत की स्थिति आज जो है, जबकि 130 करोड़ का इतनी बड़ी आबादी का देश, इतनी कम सुविधाओं से संपन्न देश, इतनी कम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं से संपन्न देश आज इस स्थिति में है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के साथ हमारा क्या हिस्सा है, इससे पहले हमारा क्या हिस्सा था। आपको ध्यान है कि ये अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के तहत रहते जीडीपी भी गिरी, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा था, लेकिन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रहते 12वें से 11वें स्थान पर जब दुनिया की इकोनॉमी आई थी, तब इन्होंने खूब ढोल बजाए थे। और आज भारत की इकोनॉमी दुनिया के लार्जर इकोनॉमीज में से दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी ही, तब इनको एक शब्द सराहना का नहीं मिला। इतना बड़ा परिवर्तन, 12वें से 11वें पे आए तो तुमने ढोल बजाई, और 11वें से अगर 5वें पर आए हैं तो कहीं एक सराहना का शब्द तो कहते। खाली अपने हिसाब से, अपने व्यू पॉइंट से आरोप लगाना और भाग जाना, इससे काम नहीं चलता जी। पूरे परिप्रेक्ष्य के को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो उनकी बात की कहीं गंभीरता भी होगी। अब गंभीरता हो कैसे? जो व्यक्ति, चाइना से हमारा झगड़ा चला, डोकलाम के समय पर ये चाइना के राजदूत को मिलते हैं, इनकी पार्टी चाइना से, राजीव गांधी फाउंडेशन चंदा लेती है इनसे, चाइना से उपकृत लोग हैं ये। बीजिंग चाइना से इनको फायदा मिल रहा है, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन अभी ओलंपिक में ये और इनकी माताश्री वहाँ गए, ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से करार करके आते हैं। तो इन लोगों ये भी पहला एक उदाहरण था कि राजनीतिक पार्टियां आपस में करार करती हैं अलग अलग देशों की, ये भी है। लेकिन अभी एक सवाल, आरोप जो आप पर लग रहा है, जिस पर सवाल है मेरा, कि सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, तो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि इतनी सारी समस्याएं देश के सामने हैं, कोरोना संकट की वजह से जो देश जिन स्थितियों से गुजर रहा है, आप उन पर सवाल विपक्ष ना कर पाए, इस वजह से प्रश्नकाल ही बंद कर दिया, प्रश्नकाल के लिए मौका ही नहीं दे रहे। देखिए, इस समय विशेष परिस्थिति में ये सत्र हो रहा है, ये उनको समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब दल के लोग होते हैं, बीएसी में सब दल के लोग होते हैं, चेयरमैन ने और लोकसभा स्पीकर ने सब दल के लोगों से बात करने के बाद व्यवस्था निकाली है। इतने दिन की मशक्कत के बाद व्यवस्था निकाली है कि कैसे भी इस देश के संविधान के अनुसार 6 महीने के अंदर सत्र होना आवश्यक है। एक तो ये मैंडेटरी पोजीशन को पूरा करना, दूसरा जितने विधायी कार्य हैं बगैर संसद की मोहर लगे, बगैर संसद की अनुमति के विधायी कार्य पूरे नहीं हो सकते। तो विधायी कार्य होना, ऐसे महामारी के समय की परिस्थिति में जब संकट से देश जूझ रहा है, तब ऐसे काम होना जरूरी है जो विधायी कार्य, सरकार चले, व्यवस्थाएं चलें, लोगों को सहूलियत मिले। इन चीज़ों को रेटिफिकेशन होगा कि नहीं? और पार्लियामेंट जब चलेगी 3 घंटे सुबह लोकसभा चलेगी, या 3 घंटे राज्यसभा चलेगी और 3 घंटे लोकसभा चलेगी, इसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब वही बात, प्राइवेट मेंबर बिल और ये प्रश्नकाल और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये सब करवा लो? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना आवश्यक है, जितना मैंडेटरी है संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दृष्टि से और कार्यपालिका को काम करने की दृष्टि से, ये जो जितनी आवश्यकता है वो पूरी करना एक लाजमी है। और उसको दृष्टि में रखते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब पार्टी के लोगों से चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर ने बात करने के बाद ये व्यवस्था दी है। इसके पर आवाज़ उठाना या इस पर सवाल खड़े करना, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े करने विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ये है कि इस समय जितना मिनिमम आवश्यक कार्य है वो पूरा हो जाए। लेकिन सही जवाब जैन साहब इस पर क्या रहेगा? चाइना पर को लेकर भी उनके सवाल है कि गलवान में आज तक चाइना घुसी बैठी है, उसकी सेना ने वहाँ डेरा डाल रखा है, आप उसको टस से मस नहीं करवा पा रहे। तमाम मीटिंगें हो रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो फेल है। दूसरी तरफ सरकार
चाइनीज ऐप पर बैन लगा रही है, स्वदेशी ऐप लाने की बात है, प्रधानमंत्री ने अपील की। क्या लगता है कि ऐप लगाकर ही सारे काम निश्चिंतता के साथ हो सकते हैं, या स्वदेशी ऐप इतना काम कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, देश की इस समय की परिस्थिति में समग्रता से विचार करने की जरूरत है। टुकड़ों में विचार नहीं कर सकते आप। एक तरफ हमने अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है, दूसरी तरफ चाइना को उसके जिस प्रकार का उसका व्यवहार है उसको उस तरह से जवाब भी देना है। आर्थिक बाजार में आर्थिक दृष्टि से और डिजिटल वर्ल्ड में हमारी उपस्थिति, हमारी स्वदेशी चीज़ें लागू हों, इसकी व्यवस्था भी करनी है। ये एक तरफ हम सीमा पर किसी भी कीमत पर अपने भारत की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे, जो प्रधानमंत्री ने हम सारे देशवासियों को आश्वस्त किया है। उसके लिए सेना, राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं, उसके लिए सेना सजग है और सेना इसके लिए चौकन्न भी है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के मानने से और नहीं मानने से व्यवस्था नहीं बनने वाली। इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, देश की सेना के मनोबल को गिराने का ही काम किया। इन्होंने तो एयर स्ट्राइक हुई तब सवाल खड़े किए। इन्होंने अभी गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने बराबर का जवाब दिया, हमारे 20 मरे तो उनके 40 मरे, लेकिन इनको इस पर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने देश का मनोबल, सेना का मनोबल गिराने का काम करना होता है। इन्होंने देश का और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया। सेना ने जो माकूल जवाब दिया है, और ये ट्रीटी कोई हमने नहीं करी है, कि तो पहले से चली आ रही है, इनके ज़माने की है, कि सीमा पर जब गोली बकर गोली के जो समझौता है उसके तहत लड़ना है तो कैसे लड़ना है। उसके बावजूद भी इस देश के रणबांकुरों ने जितने एक की जगह 2 मारे हैं, ये करके दिखाया। अब तो सारे आज आपने अगर मेरा परसों का ट्वीट देखा हो कि ये चाइना ने ये कर दिया, चाइना हमको ये करने वाला है, और चाइना ने की पीएलए ने खुद एक्सेप्ट किया है कि भारत एडवांटेजियस पोजीशन पर है, भारत अच्छी पोजीशन पर है हमसे। अब इनको चाइना को लगता है लेकिन इनको नहीं लगता है, तो अभी इनको दृष्टि दोष है, हम क्या करें, आप समझाइए। चलिए, इनको दृष्टि दोष है। बात हरियाणा की कर लेते हैं। जैन साहब, आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया, उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष की भी जो जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनकी घोषणा कर दी। बड़े नए चेहरे इसमें देखने को मिले हैं। प्रदेश टीम की भी ऐलान होना बाकी है। तो क्या माना जाए कि अनुभव के साथ साथ युवा नेतृत्व आप आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पिछले जो अनुभवी चेहरे थे उनको एक एक करके हटाकर युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश, रणनीति क्या ये टीम को हमेशा ही कभी भी संगठन बनता है तो अनुभव, पुराने लोग और नए लोग, इनका मिश्रण ही होता है। नए लोगों की ऊर्जा, जोश, उत्साह और पुराने लोगों का अनुभव, समझ, इन सब के मिश्रण से संगठन चलता है, और वही जिलाध्यक्षों के चयन में किया गया है। और मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के। जो मुझे जब तक जो इनपुट आए हैं, 90% से ज़्यादा, 95% तक ये लोग बहुत खुश हैं। अब जिसको कई जगह जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका नहीं होता है तो अलग लगता है, लेकिन बाई एंड लार्ज बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है, और इससे सब तरह का समायोजन करने के लिए पार्टी आगे बढ़ेगी। कब तक प्रदेश टीम कब तक आएगी, इसकी कोई कि जो अभी श्राद्ध चल रहे हैं इस वजह से पूरा मामला रुक गया है, कि इसके बाद? हाँ, नेचुरली देखिए, ये हम सब जिस मान्यता के लोग हैं, पितृपक्ष में, मुझे लगता नहीं है कि पितृपक्ष में हम इस पर चर्चा बातचीत तो कर लेंगे, होमवर्क तो कर लेंगे, लेकिन घोषणा तो पितृपक्ष के बाद ही होगी। पितृपक्ष के बाद यानी कि इसी महीने में होगी कि आगे भी डिस्कशन, क्योंकि बीजेपी में डिस्कशन ज़्यादा चलता है। इतनी लंबी नहीं जाएगी। पितृपक्ष है और प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक पार्टी सेवा सप्ताह मना रही है। सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। 70 हर मंडल पर 70 दिव्यांगों को उनको उपकरण मिले, हर मंडल पर, हर बूथ पर 70 कम से कम 70 वृक्षारोपण कार्यक्रम हों, 70 वृक्ष लगाए जाएं। जो प्रधानमंत्री जी की पहल हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम किए जाएं देश में, और सभी प्रदेशों में इस प्रकार का एक आह्वान है, और हम लोग करें। लेकिन डॉक्टर साहब, कोरोना चल रहा है, कोरोना में बीजेपी दावे भी कर रही है, काफ़ी सारे काम किए। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो आप जन्म दिवस मनाएंगे, क्या इसको लेकर भी कुछ अलग से तैयारियां की जा रही हैं, और कोरोना को लेकर कितना काम बाकी है? क्या लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जान है तो जहान है,
ठीक था, और अब जान भी चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब रुक नहीं सकते। तो कोरोना के साथ जीवन कैसे जिया जाए, इस 2 गज की दूरी है जरूरी, और मास्क, सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, इन सब एहतियातों के साथ हम सब प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे और कोरोना पर भी इस प्रकार से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब देश में रुका नहीं जा सकता, इकोनॉमी को रोका नहीं जा सकता, लोगों को, संगठन को, समाज को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए हम सब प्रकार की एहतियात बरतते हुए ऐसे सब कार्यक्रम करने वाले हैं। जब से आपकी सरकार फिर से आई है, तो पहला बाई इलेक्शन होने वाला, उपचुनाव होने वाला है बड़ौदा का, तो उसको लेकर क्या रणनीति आप बना रहे हैं कि देखिए, बड़ौदा की जो पृष्ठभूमि है आप सब लोग जानते हैं, आप हरियाणा से हैं, और बड़ौदा जिस प्रकार का वहाँ सामाजिक विश्लेषण है, उस हिसाब से देखेंगे तो बड़ौदा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास कभी रही नहीं है। लेकिन हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इस बार हम पटक नहीं देंगे और जीतेंगे। ये जैसा कि आपने 10 की 10 हमने लोकसभा जीती, लोग कहते थे कि ये वाली हार जाएंगे, हुड्डा जी जीत जाएंगे, हमने हुड्डा जी को भी इसमें मात दी, और यही पार्लियामेंट्री सेगमेंट था, हम जीतेंगे इसमें। डॉक्टर साहब, बड़ौदा की जो आप बात कर रहे हैं, जीतने का जो दावा कर रहे हैं, इतिहास है, आंकड़े हैं कि आप जीते भी नहीं कभी, लेकिन जेजेपी इस बार आपके साथ है, आप दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कोई खास रणनीति जेजेपी के साथ मिलकर बना रहे हैं? क्या कोई कमेटी भी बनाई जा रही है कि संयुक्त तौर पर रणनीति बनाई जाए और लड़ा जाए? देखिए, ये सब चीज़ें जब हम लोग मिलकर सरकार में हैं तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे, हम निश्चित जीत हासिल करेंगे। इसके लिए कुछ अलग लोगों की कमेटी बनाई जाएगी दोनों पार्टियों के? अब क्या होगा, ये तो पार्टी की स्ट्रेटजिक चीज़ें रहती हैं, ये कोई डिस्क्लोज करने की चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जो भी होगा, चुनाव जीतने की सब रणनीति बनाएंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन हरियाणा की पूरी नज़रें सारे लोगों की इस पर टिकी रहेंगी जन साहब, और क्या मुद्दे वही रहेंगे इस बाई इलेक्शन को लेकर, केवल जीत के दावे, या कोई संकल्प पत्र जो आप हमेशा करते हैं? विधानसभा 22 की भी बात आई थी, क्या इस तरह से? बड़ौदा की आज खास बात करें तो उस इतने दिन से कांग्रेस के पास ये सीट रही है, और बड़ौदा में देखिए कि डेवलपमेंट की स्थिति है क्या, तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक भी संकल्प पत्र होगा, और हम बड़ौदा के लिए एक संकल्प पत्र आ सकता हाँ, है। निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक संकल्प पत्र तो होगा ही, और हमने जिस प्रकार से ऐसे काल में कोरोना की महामारी के समय पे अच्छे कार्य करे हैं, और सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, और जो लोग कोरोना को हैंडल करने का, जो जब लॉकडाउन पीरियड था, जब माइग्रेंट लेबर की बात व्यवस्था थी, उस समय हरियाणा ने एग्जेम्पलरी काम किया है। तो क्या कैंडिडेट बीजेपी का होगा या जेजेपी का? इसको लेकर कोई फैसला अभी तक हुआ है? बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसमें बीजेपी का कैंडिडेट होगा, बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एक और सवाल है कि जो पूरे प्रदेश में सुगबुगाहट चल रही है जन साहब, कि इस बाई इलेक्शन के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की भी संभावना है, क्या इस तरह की अटकलें जो चल रही हैं अटकलें, और कब तक होगा? अटकलें चलती रहती हैं, छपती रहती हैं, अटकलें नहीं चलेंगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अटकलों पर सरकार नहीं चलती, अटकलों पर पार्टी नहीं चलती। लेकिन आपके जो अपोजिशन है वो बार बार आरोप भी लगा रहा है कि जब से सरकार आई है तब से कई घोटाले इसमें हो रहे हैं, बड़े आक्रामक तरीके से घोटालों के नाम, जैसे खाद घोटाले की बात है। देखिए, ये अनर्गल आरोप हैं। एक भी आरोप में विपक्ष के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिक कोई उदाहरण के साथ नहीं, शराब घोटाले का लगाया है, भर्ती घोटाले का भी वो लगा रहे हैं। शराब के विषय में अभी जो सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सरकार राजनीतिक व्यक्तियों का कुछ लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने इसमें अगर कुछ गड़बड़ है, जिसकी जांच चल रही है, SIT बनी हुई है, उसमें जो आएगा वो साफ हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जो मोदी साहब बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने की, अभी भी कोरोना संकट काल में उन्होंने इस शब्द का कई बार प्रयोग किया, क्या हरियाणा में इस तरह को लेकर कोई योजना बन रही है कि आत्मनिर्भर हरियाणा हो, हर जिला अपने आप में आत्मनिर्भर हो?
एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट्स की बात हो, क्या ये कोई योजना बनाई गई है? क्या संगठन इस पर भी ध्यान दे रहा है? सब चीज़ें लागू नहीं हो सकती। जो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसा पुराना और मजा हुआ संगठन और प्रदेश है, हरियाणा उस दृष्टि से हमारा नया है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा ने जो प्रगति की है, हरियाणा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रगति की है, हरियाणा ने अपनी इंडिसेस सुधारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि कोरोना के समय पर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं और लोगों को अन्य प्रकार की सुविधाएं, उनको जीवन यापन करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, उस सुविधाओं को सरकार ने पहल करके पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हरियाणा में आत्मनिर्भरता की ओर जैसे पूरा देश बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हरियाणा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमने जगह जगह कहाँ इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुल सकते हैं, इसकी भी प्लानिंग की है। क्योंकि अभी महामारी के समय पर सब चीज़ें ऐसा लगता है स्टैंड स्टिल सी हैं, लेकिन फिर से काम शुरू हुए हैं, रोजगार भी शुरू हुए हैं, लाखों मजदूरों ने वापस आने की इच्छा भी व्यक्त की और आए भी हैं। तो इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो गई हैं। देश भर के स्तर पर जून 2019 में जितनी इंडस्ट्रियल जो बिजली की खपत थी, उतने से थोड़ी सी कम खपत इस बार हुई है। अर्थात हम अब पुराने पैटर्न पर नॉर्मलसी की ओर इसके बावजूद बढ़ रहे हैं, उत्पादकता भी बढ़ा रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं और बिजली की खपत भी बढ़ रही है, जो एक बड़ा इंडेक्स होता है कि इंडस्ट्री कितनी चल रही है। इन बातों की तरफ भी देश बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक और बिल आया था हरियाणा विधानसभा में जो सरकार लेकर आई है कि जो स्थानीय युवक हैं 75% उनको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्या आप राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, क्या दूसरे राज्यों पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या दूसरे राज्य भी अगर इस तरह से लागू करेंगे तो देश पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, बहुत प्रदेशों में पहले से है। मैं उत्तराखंड का प्रभारी था, तब वहाँ भी ये नियम था। ये बहुत प्रदेशों में पहले से है कि वो स्थानीय युवकों को वहाँ जो इंडस्ट्री लगने वाली है उसमें उनको प्राथमिकता मिले, और ये सब जगह होता है। और इसमें वो काबिलियत डेवलप करेंगे, एक लिमिट तक होता है। इसमें मैनेजरियल सब में ये लागू नहीं होता है। क्लास 3 क्लास 4 जिनकी वहीं पर आवश्यकता पड़ती है, ऐसी सब नौकरियों में तो करना ही चाहिए। लेकिन 75% तक एक तो बड़ी जनसंख्या अगर वहीं की रह जाएगी तो बाहर के लोगों का जो एक देश की बात कही जाती है, बाहर के लोगों का सब लेबर की काम में, क्लेरिकल काम में नहीं, बल्कि मैनेजरियल, एक्सपर्टाइज, टेक्निकल, ये सब बाहर के लोग आ सकते हैं। उसमें इस तरह की रिजर्वेशन नहीं रखे जाते। चलिए, एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि जो गठबंधन है जेजेपी और बीजेपी का, बार बार खटपट की बातें आती हैं कि जेजेपी हावी होने की कोशिश कर रही है। भाई जेजेपी वाले कहते हैं अंदर खाने कि बीजेपी हावी होने की कोशिश कर रही है, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। क्या ये गठबंधन सही तरह से चल पाएगा? ऐसे गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई एक भी स्टेटमेंट किसी भी नेता का, न जेजेपी का न बीजेपी का, इस तरह का आया है। ये कहाँ से अटकलें आ रही हैं और कहाँ से अटकलें जा रही हैं, अगर ये बाज़ार नहीं चलेगा तो चैनल्स का काम कैसे चलेगा? इसलिए ये सब बातें कहीं ना कहीं लोग अपने हित में, लोग न्यूज़ बनाने के लिए ऐसे कहते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हैं डॉक्टर अनिल जैन, जो सामना सवालों को मैं रूबरू हुए और उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि जो इतिहास बड़ौदा में रहा है चुनावों को लेकर, इस बार बीजेपी उसे बदलेगी। और जहां तक जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की बात है, वो पूरी तरह से सफल है और जो अटकलें आती रहती हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।